भाई आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्लास 10th मैथ्स पीवाईक्यूज। ये कुछ ऐसे सवाल हैं बेटा जिन सवालों ने स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान किया था बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप समझ सकते हो कि इन सवालों को लगाना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्लास 10th मैथ्स की प्रिपरेशन को लेकर श्योर होना चाहते हो या फिर चेक करना चाहते हो कि हम लोग सही ट्रैक पर हैं भी या नहीं। कुछ 40 अराउंड सवाल है बेटा। इन 40 सवालों को मैं दो पार्ट्स में कवर करवाऊंगा। पार्ट वन में 20 सवाल होंगे, पार्ट टू में भी 20 सवाल होंगे। अब आप लोगों की आदत है कि आप लोग चीजें चालू तो करते हो लेकिन उसको खत्म नहीं करते हो। तो यहां पर आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन दोनों पार्ट्स को शिद्दत से देखना और सारे के सारे सवाल बेटा करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इन दोनों पार्ट्स पे आप अच्छे से बेटा प्यार बरसाते हो, आप अप्रिशिएट करते हो इन कंटेंट्स को, और मैं एक पर्सनल टारगेट लेके चल रहा हूं कि यार 1000 और 1000 व्यूज अगर दोनों पार्ट्स पे आ जाते हैं तो आने वाले हफ्ते में बेटा तुम्हारे लिए 4 धाकड़ वीडियोस मैं प्लान करूंगा। और ये धाकड़ वीडियो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अभी 2-3 सवाल करने के बाद तुमको बताऊंगा कि ये 4 वीडियोस क्या होंगी, और तुम लोगों को समझ आएगा कि सर अगर ये 4 वीडियोस हमने देख ली ना तो हमारा क्लास 10th मैथ्स का काम बन जाएगा। तो चलो पहले कुछ सवाल करते हैं, फिर आपको इन वीडियोस के बारे में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना अगर वो 4 धाकड़ वीडियोस देखनी है तो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 4 इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। और बेटा APB और CPD क्या है? सेमी सर्कल्स हैं। आपको पेरीमीटर बताना है बेटा इस शेडेड रीजन का। सबसे पहले तो गलती क्या होती है इसमें, बहुत बच्चे क्यों फंसे? क्योंकि हमको ना पेरीमीटर निकालने की आदत नहीं होती है, हमको होता है एरिया निकालने की आदत। बेटा देखो, अभी करने में और एग्जाम में बैठ के प्रॉब्लम्स करने में ना बहुत फर्क होता है। उसमें ना एग्जाम में जब हम लोग बैठे होते हैं ना तो इतना प्रेशर होता है ना दिमाग पे कि ये सिली एरर्स होते हैं। तो बहुत बच्चों ने, मेरे को अभी तक याद है बेटा, बहुत बच्चों ने जब मेरे को आके बताया था तो इसके एरिया निकाल के आंसर बता रहे थे। और मैंने बोला तुम्हारा आंसर गलत है। वो एकदम बोल रहे थे नहीं सर आपने कैलकुलेशन गलत करी होगी। फिर उनको पता चला पेरीमीटर निकालना था, निकाल एरिया दिया। इसलिए ये क्वेश्चन खास है क्योंकि आपसे सिली एरर करवा देगा ये क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है बेटा, तो आपको पता है ये भी 14 हो गया बेटा, ये भी 14 हो गया, स्क्वायर है अपना 14 सेंटीमीटर। अब ये हमको पता चल गया बेटा, ये पता चल गया। अब पेरीमीटर के लिए ये चाहिए और ये चाहिए, है ना? तो सेमी सर्कल सेमी सर्कल, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे बेटा तो पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। 14 + 14 28 प्लस 2πr, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आर की जगह आप क्या वैल्यू डालोगे? आर की जगह आप डालोगे 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। सवाल समाप्त, बस सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, क्या कह रहा है सवाल? Point P x, 4 lies on the line segment joining the points A and B. Find the ratio in which point P divides the line segment AB. Also find the value of x. ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि एक ऐसा सवाल है जो कि आपके सारे के सारे सेक्शन फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है। क्या कह रहा है बेटा सवाल? एक पॉइंट मेरा A यहां पर है, दूसरा पॉइंट मेरा B यहां पर है, ठीक है? ये हो गई बेटा मेरी लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट कैसा दिख रहा है? -5,8। और ये वाला पॉइंट कैसा दिख रहा है दोस्तों मेरा? 4, -10। आप लोग भी पैरेलली सॉल्व करते रहिए, फिर आंसर्स मैच कर लेना बाद में, ठीक है? और यहां पर बेटा कोई पॉइंट है मान लो P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं x, 4। अब हमसे पूछा है कि यार ये P किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा? AB को वो बताओ और इस x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम कि यार ये जो पॉइंट है वो k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब ये रेशियो निकालने के लिए बेटा मैं इस y कोऑर्डिनेट का यूज कर लूंगा क्योंकि मेरे को P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है। अब y कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जा सकता है बेटा? 4 विल बी इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। यही होता है बेटा आप लोगों का फॉर्मूला। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न याद रखिए। यहां पे जो पहला टर्म दिख रहा है रेशो में, उसको यहां लेके जाना है, इसको यहां लेके जाना है, और फिर डिनोमिनेटर में तो बेटा ये जो आपका रेशो है इसी का एडिशन होता है ना? तो आपका 4 किसके बराबर होगा? -10 के +8। ये बेटा यहां पर जाएगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y को यूज करेंगे, ठीक है? +8 अपॉन k+1। यहां से बेटा तुम k की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 4k + 4 इज इक्वल टू -10k + 8। तो 14k विल बी इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/14। दैट मीन्स 2/7। चेक कर लेना एक बारी, ठीक है?
तो बेटा तुमको रेशो मिल चुका है 2:7 तुम्हारा रेशो आ गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लोगे बड़े प्यार से, बोलो। तो अब तुमको पता चल चुका है रेशो क्या है, 2:7 है। तो अब 2 को तुम लोग 4 के साथ लोगे 8, 7 को तुम लोग किसके साथ लोगे, -5 के साथ लोगे, तो -35 अपॉन में 2 + 7 9। ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा एक्स की वैल्यू। सवाल समाप्त। क्यों खास है, क्योंकि एक ही सवाल में बेटा तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या खूबसूरत फॉर्मेशन का सवाल है। अगर ऐसा सवाल आपने पहले नहीं करा है तो एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आएगा तो नहीं बना पाओगे, गारंटी है। क्या कह रहा है सवाल, इन फिगर 6 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर are drawn in such a way that each of them touches the other two. Identical circles है, मतलब सेम रेडियस है। Find the area enclosed between these 3 circles। बेटा इसका एरिया निकालना है। तो देखो यहां पर ना तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के ना सेंटर्स को मिलाना पड़ेगा। ऐसे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ, बोलोगे हाँ। ये ट्राइंगल में बेटा ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो इस ट्राइंगल की हर एक साइड 2r के बराबर है। यानी कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हुआ। यहां से तुमको पता चल रहा है कि यहां पे सिमेट्रिसिटी को हम लोग यूज कर रहे हैं और बीच में हम लोगों ने एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म किया है। हमको ये एंगल्स पता है, 60 60 60 हो जाएंगे। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया से, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर। √3/4 टाइम्स यहां पर साइड क्या है बेटा, 2r के बराबर है, तो 2r का स्क्वायर। इसमें से अगर मैं ये 60 डिग्री वाले सेक्टर माइनस कर दूं, 3 सेक्टर है, तो 3 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर, 3 टाइम्स एरिया ऑफ 1 सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, मतलब πr² इंटू 60/360, यानी कि πr²/6 हो जाएगा, πr²/6। बस इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत लाजवाब सवाल है बेटा, बहुत ही ज्यादा उम्दा सवाल है। ऐसे सवाल आएगा तो आप लोगों को ये प्रोसेस अप्लाई करना है। चलो एक और सवाल है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल है, बहुत बच्चों के लिए नया होगा। देखो कैसे करना है इस सवाल को। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स। आप लोग बोलोगे सर फ्रस्टम नहीं पढ़ने का है, फ्रस्टम तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फ्रस्टम पे है ही नहीं है सवाल। देखो कैसे उसने मस्त तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो सवाल है वो ट्राइंगल्स के साथ मिक्स किया है। is cut into 2 parts at the middle of its height by a plane parallel to its base। देखो इमेजिन करो सिचुएशन को, ऐसे एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट मान लेते हैं क्या है बेटा, h है, कैपिटल H है, और जिसका जो रेडियस है बेटा मान लेते हैं कैपिटल R है। अब क्या किया आपने, इस कोन को ना काट दिया बीच में से, और कैसे काटा है, एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट, मतलब एक ऐसा प्लेन इमेजिन करो जो इस कोन को एकदम बीच से काटेगा, मतलब ये h/2 है, ये भी h/2 है। तो आप लोगों को पता है ना कि ये कोन बन जाएगा ऊपर वाला, जिसकी हाइट क्या हो जाएगी बेटा, h/2। लेकिन इसकी रेडियस के बारे में बता सकते हो कि ये स्मॉल r किसके बराबर होगा। तो इमेजिन करो बेटा, अगर मैं ऐसे एक पिक्चर यहां पे बनाऊं, ठीक है, ये ऊपर वाले कोन के लिए है और ये पूरे वाले कोन के लिए है, तो ऐसा तुम ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हो इसमें। और मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये वाली चीज तुमको क्या दी हुई है, कैपिटल H, ये वाली चीज तुमको क्या दी हुई है, h/2। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है बेटा, 1/2 है, बोलो हाँ या ना। तो मतलब दिस ओवर दिस भी 1/2 होगा। तो मतलब अगर ये कैपिटल R है तो ये स्मॉल r किसके बराबर होगा बेटा, कैपिटल R/2। सबसे पहले तो आपको यही चीज समझ आनी चाहिए। अब क्या करोगे, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कॉन, स्मॉलर कॉन का। अब बेटा देखो, जब भी रेशियो का सवाल आए ना, जिन चीजों पे रेशियो डिपेंड नहीं करता है ना, उसको लिखने की मेहनत मत किया करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम बचाना है। 1/3 पाए से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऊपर वाले में भी रहेगा, नीचे वाले में भी रहेगा, उसको कटना है। तो अपने को 1/3 पाए नहीं लिखना है, r²h लिखना है। ऊपर वाले के लिए r क्या है, r/2 का स्क्वायर टाइम्स हाइट क्या है, h/2 टू द होल कॉन, ठीक है। 1/3 पाए इग्नोर किया, r²h
इससे ये गया, इससे ये गया, 1/4 टाइम्स 1/2 यानी कि 1/8 मेरा आंसर है। क्लियर कहानी। यहां पर मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया है कि तुम लोग जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, जो रेशो में कटने ही कटने हैं, उनको लिखने की मेहनत मत किया करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। In figure 3, a right triangle ABC circumscribes a circle of radius r if AB and BC are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the value of small r. सबसे पहले तो बेटा मैं तुमको ना यहाँ पे ना कुछ चीज बताना चाहता हूं जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे 3 नंबर होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे फिट बैठे, यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन दे। तो आप लोगों को ना 3 ट्रिपलेट्स याद रखने हैं, 3 4 5। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो जाएगा ये। 5 12 13 7 24 25। ठीक है भाई, एक बारी पानी पी लूं यार। इसके साथ एक काम करो, एक और लिख लो, थोड़ा सा कम यूज होता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 15 17, ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तुम लोग याद रखना। और ये याद रखना कि ये जो 4 बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, इनका कोई भी मल्टीपल दिखे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 4 5 ना दिखे, तुमको 6 8 10 दिखे, मतलब ये तीनों के तीनों नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुए दिखे, तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 12 13 ना दिखे, 10 24 26 दिखे, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहां पर आप कोई सा भी मल्टीपल उठाओगे इनका, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो यहां पे देखो, इन फिगर 3 अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब बेटा ए बी आपको दिया हुआ है 8 के बराबर, ये दिया हुआ है 6 के बराबर। क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखना पड़ेगा कि ये एसी 10 के बराबर है। लेकिन यही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो तुमको 8 दिख रहा है, तुमको 6 दिख रहा है, तुमको फटाफट से ये स्ट्राइक करेगा कि सर 5 का सेकंड मल्टीपल मिसिंग है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। या फिर सिंपल क्या है, इनका सिंपलेस्ट रेशो ले लो, 4 और 3, 4 और 3 आया तो 3 4 5 मेरे दिमाग में आया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दूं तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा। अगेन मैं यहां पे सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूं तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल होगी। फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ऐसा रेक्टेंगल, क्योंकि देखो हर एक एंगल 90 डिग्री, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, क्या वो स्क्वायर होता है। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। खूबसूरती देखो बेटा सवाल की। अब अगर ये पार्ट आर है और पूरे को 6 होना है, तो क्या ये 6 माइनस आर हो जाएगा। अगर ये चीज 6 माइनस आर है तो ये चीज भी 6 माइनस आर होगी फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स। अगर ये 6 माइनस आर है और पूरा का पूरा 10 है तो ये किसके बराबर होगा, बोलो। आप लोगों को ऐसा नंबर चाहिए जो इसमें ऐड करोगे तो 10 मिल जाए। तो बेटा देखो, ये माइनस आर को प्लस आर खा जाएगा और 6 में 4 ऐड करूंगा तो 10 मिल जाएगा, तो 4 प्लस आर आएगा। अब जितना ये है उतना ही ये होगा फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट्स, 4 प्लस आर। अब एक बात बताओ, ए भी तुमको 8 के बराबर दिया हुआ है और आर की टर्म्स है वो 4 प्लस आर है, यानी कि 4 + 2r 8 के बराबर आया। और 2r किसके बराबर आया बेटा, 4 के बराबर आया। r की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। इससे बेस्ट सॉल्यूशन तुमको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा इस सवाल का। फालतू के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए तुमको सॉल्यूशंस दिखेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन है बेटा ये। और तुमको दिख रहा है कि कैसे विजुअलाइजेशन के चलते हमने क्वेश्चन को इजीली फोड़ दिया। अगेन अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर ऐसा सवाल पहले नहीं किया होगा तो बेटा मेथड नहीं स्ट्राइक करेगा। क्या कह रहा है ये सवाल दोस्तों, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो सबसे पहले बेटा इसको ना अच्छे से अपने को निहारना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बेटा देखो, अगर तुम्हारे सौरभ अंबानी की जो बेटे की शादी हुई थी उसमें चले जाते ऐसे कपड़े पहन के, तो बड़ा ऑड वन आउट फील होता है ना कि यार लोग तो भाई इतने महंगे महंगे लहंगे, इतने महंगे महंगे सूट पहन के बैठे हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से आ रखे हैं, मैं जा रहा हूं ऑटो में और पजामे में और ऐसे जा रहा हूं, तो ऑड लगेगा ना। तो यहां पर इसको देख के बताओ, x² है, a और x का संगम है,
यहां पे बी स्क्वायर है, यहां पर ए के स्क्वायर की टर्म है। तो ये जो बी स्क्वायर वाला है ये तुमको थोड़ा खटक नहीं रहा कि तू अलग दिख रहा है? तो इस बी स्क्वायर वाले को अलग करो, इसको अलग फेंको। तो इसको ऐसे देखने की कोशिश करो, प्लस 4a² माइनस बी स्क्वायर। जो ये वाली चीज है ना बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए तुम लोग एकदम ही भूल जाओ और इस वाली चीज को देखो तुम, x² माइनस 4ax प्लस 4a²। अगर मैं बोलूं इसको a² की तरह इमेजिन करो, इसको b के स्क्वायर की तरह इमेजिन करो, तो पता है ये -4ax कैसा दिखेगा? -2ab के बराबर। मतलब a की जगह अगर आप x डालो और b की जगह आप 2a डालो और आप क्या करो x -2a का होल स्क्वायर करोगे ना, तो आपको x² माइनस 4ax प्लस 4a² मिलेगा। मतलब यहां पर हम लोगों ने पिक किया कि ये और कुछ नहीं यार, ये ओपन फॉर्मेट में दी हुई थी। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x -2a का होल स्क्वायर। अब वो जो b² आपने साइड फेंका है ना, उसको यहां पे लेकर आओ। ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहां पे लगा सकते हो, a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में ले लो x -2a प्लस b के साथ उठा लो, एक ब्रैकेट में x -2a माइनस b के साथ उठा लो, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, यही तो होता है ना, इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ तुमको x की वैल्यूज मिल नहीं गई ना? x की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू यहां से आएगी b, यहां से आएगी बेटा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2a प्लस बी। डन डन डन। बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर 6 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस, सॉरी विद AC कहां है? ये रहा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। 9th के सर्कल के कॉन्सेप्ट तुम भूल नहीं सकते हो, 10th में यूज होंगे वो। ये चीज तुमको बेटा, AC तुमको 24 दिया हुआ है, AB तुमको 7 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले जैसे तुमने 7 24 देखा ना, अगर तुमको ये वाला फंडा दिमाग में है तो तुमको 25 दिमाग में लहराएगा। लेकिन तुमको ये श्योरिटी भी तो चाहिए ना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। कहीं लिखा थोड़ा ना हुआ है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तुम लोग एक बात बताओ, ये O से गुजर रहा है BC, तो क्या ये डायमीटर नहीं हुआ? डायमीटर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड नहीं करता क्या? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी कि तुम यहां पे BC के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को यूज कर सकते हो या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। सब्जेक्टिव सवाल है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 25 के बराबर हो जाएगा। तो 25/2 मेरा हो जाएगा रेडियस। अब तुमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं इसका और इस वाले पार्ट का एरिया लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? πr²/2 माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब दिस इंटू दिस, 7 इंटू 24, ठीक है, प्लस ये तो और कुछ है ही नहीं बेटा, ये तो क्वाड्रेंट है, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू πr²/4। बस वैल्यूज पुट करिए, सारी की सारी चीजें आपको पता है, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे। अगेन एक और सवाल है बेटा तुम लोगों के सामने, देखो क्या कह रहा है ये वाला सवाल। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 25/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if the diameter of the base of the tank is 3 meters? तो देखो सिंपल सा सवाल है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन यूज हो रही है, और ऐसी कन्वर्जन ना, अब ऐसे कन्वर्जन पे सवाल कम आते हैं, तो बच्चे ना जानते नहीं है इस कन्वर्जन के बारे में, इसलिए मैं ये सवाल लेकर आया हूं कि अगर तुम्हारे सेट में आ भी जाए तो तुम लोग फंसोगे नहीं इस सवाल में। तो सबसे पहले देखो, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इसका डायमीटर क्या है बेटा? 3 मीटर है। तो मतलब मेरा रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2। तो इसकी कैपेसिटी बताओ, इसका पानी कितना भरा हुआ है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 पाए आर के लिए क्या यूज करेंगे? 3/2 का होल क्यूब, यानी कि 27/8।
यहां से ये जाएगा बेटा तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा अपना 27 पाई ओवर 12। अब उसने बोला है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक, तो अपने को इसका आधा खाली करना है, मतलब 27 पाई बाय 24 खाली करना है बेटा। और ये किस स्पीड से खाली हो रहा है बेटा, सबसे पहले तो बताओ इसके आगे यूनिट क्या लगेगी, मीटर क्यूब। अब ये खाली किस स्पीड से हो रहा है, 25/7 लीटर एक सेकंड में खाली होगा, तो कितना टाइम लगेगा बेटा ये आधा टैंक खाली करने में, यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले अब आपको यहां पे पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, आपको जो पानी बाहर फेंकना है, निकालना है, वो कितना है 27,000 पाई ओवर 24 इन लीटर्स, और 25/7 लीटर वो एक सेकंड में फेंकता है। तो इतना लीटर पानी कितने में फेंकेगा बेटा, इससे डिवाइड कर दो ना सिंपली, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा या तो उसको सेकंड्स में लिखना या तो उसको मिनट्स में लिखना। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर। ऐसा बेटा टेंट है, एक नीचे सिलेंडर है और ऊपर बेटा ऐसा कोन है। बेस डायमीटर 30 मीटर है, हाइट 5.5 मीटर है, सराउंडेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस रेडियस सेम है। तो बेटा देखो ये पूरी की पूरी हाइट तुमको दी हुई है 8.25, सिलेंडर की हाइट तुम लोगों को दी हुई है बेटा 5.5। तो ये वाली हाइट तुम लोग पता लगा सकते हो, बोलो। तो ये हो जाएगी बेटा क्या 2.75। अब क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवस। तो बेटा कोई रेक्टेंगुलर ऐसे कैनवस है जिसको आप काट पीट के इसका टेंट बनाना, मतलब कवर करना है। अब बेटा टेंट जब बनता है तो ग्राउंड पे नहीं लगता, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो ये टेंट लगेगा ना, ये ऊपर कोन के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा और सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना, यानी कि 2πr(h1), जो कि इसको बोल देते हैं ये h1 है, प्लस πr, क्योंकि रेडियस तो सेम है, और यहां पर आएगा बेटा क्या स्लांट हाइट l। अब l कैसे निकालोगे, तुमको ये चीज पता है, तुमको ये चीज पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, ये चीज निकल जाएगी। तो बेटा इतना एरिया हमको चाहिए है ना। अब हमको दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस यूज इन मेकिंग द टेंट इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवस इज 1.5 मीटर्स। सो दिस विल बी इक्वेटेड टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कैनवस, जिसका हमको लेंथ निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू 1.5। ये चीज पता है आपको, ये चीज पता है, तो लेंथ निकल जाएगी क्या, एक अननोन है। चलो अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, ये कौन से चैप्टर का सवाल है, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, ऐसा सवाल ना तुम्हारे पीवाईक्यूज में आया हुआ है। तो नॉर्मल ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स वो पूछ सकता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड हो, या फिर जिसमें ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट लग जाएं, थोड़ा सा सर्कल्स के कॉन्सेप्ट लग जाएं, तो वो नॉर्मल ज्योमेट्री के सवाल भी घुसा सकता है। If the length of the diagonals of a rhombus are 10 centimeter and 24 centimeter, अगेन जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट है ना, तुमको वो बहुत बड़े बड़े हिंट्स ड्रॉप करता है। रोम्बस बेटा कैसा दिखता है मेरा, रोम्बस ऐसा दिखता है जिसकी ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, इसकी डायगोनल्स बनाओ। इसकी डायगोनल्स की ना लेंथ दी हुई है, एक है 10 और एक है बेटा 24। आप लोगों को रोम्बस की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब ये सवाल बनेगा कि जो रोम्बस की डायगोनल्स होती है ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले को 24 ले लेता हूं तो आधा 12 हो जाएगा, और इस वाले को मैं 10 ले लेता हूं तो इसका आधा 5 हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 5 12 13। अब उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, तो 13 गुना 4 52 मेरा आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को ज्यादा मत्थामारी करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं एक ही डायग्राम में खेल जाऊंगा। समझ रहे हो। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस। मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत से बच्चों ने ऐसा सवाल नहीं किया होगा,
है ना, थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेशन का सवाल है, मुश्किल नहीं है लेकिन अलग है थोड़ा सा, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2πr माइनस आर आपको दिया हुआ है 111। देखो कैलकुलेशन जितनी फास्ट करोगे ना उतना जल्दी आंसर आएगा। आर विल बी इक्वल टू, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि आर कॉमन लिया 2π-1, इतने तुम बड़े हो चुके हो कि तुम यहां से डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हो। अब यहां पे दिमाग में 22/7 डालोगे अगर, तो ये 44 44 -7 यानी कि 37 हो जाएगा। 37/7, 37 इंटू 3 ही 111 होता है बेटा, तो ये 3 इंटू 7 21 आएगा। इतनी जल्दी दिमाग में सॉल्व कर लिया। और तुमको बताना क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल 21 इंटू 21। सॉल्व कर लो भाई और आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 22 इंटू 3, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना, वैसे ऑप्शंस बहुत ज्यादा पास पास हैं, तो यहाँ पे यार तुम लोगों का जुगाड़ नहीं चलेगा, तुमको कैलकुलेट ही करके देखना पड़ेगा। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज ट्रिपल्ड then its area becomes, if the circumference of the circle is triple। बेटा एक बात बताओ, circumference का फॉर्मूला होता है ये तो हर एक सर्कल के लिए कांस्टेंट है ना, 2π ही रहेगा ना। अलग अलग सर्कल के अलग अलग सर्कमफ्रेंस की होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेडियस। अब अगर सर्कमफ्रेंस ट्रिपल हो गया तो उसमें 2π का कोई योगदान थोड़ना होगा, मेरा r जो है वो 3r हो गया होगा, सिंपल लॉजिक। देन इट्स एरिया बिकम्स, अगर r मेरा 3r हो गया है, पहले मेरा एरिया πr² रहा होगा, अब मेरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स 3r का स्क्वायर यानी कि 9r²। तो 9 गुना नहीं हो गया क्या, सिंपल सिंपल 9 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, बहुत प्यारा सवाल है, देखना। इस सवाल को मुश्किल भी बनाया जा सकता है लेकिन बेसिक लेवल का दिया हुआ है आप लोगों को। सोचो क्या क्या फॉर्मेशंस बन सकती हैं इसकी। 2 सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर आर कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशंस 14 सेंटीमीटर टाइम्स 7 सेंटीमीटर। तो एक बेटा ऐसे ना कार्डबोर्ड बनाओ सबसे पहले, ये हो गया तुम्हारा 14 सेंटीमीटर के बराबर, ये हो गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब तुम लोगों को बेटा इमेजिन करना है कि तुमने ना इसमें 2 सर्कुलर कैविटीज बनाई हैं, 2 सर्कुलर ऐसे पीसेस को कट किया है जो कि इक्वल है, इक्वल रेडियाइज है, मतलब आइडेंटिकल सर्कल्स है और मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। तो बेटा सर्कल्स तो मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा। सर्कल्स तो बेटा मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं ना 2, लेकिन क्या मैं ये चूज कर सकता हूं, नहीं, मेरे को मैक्सिमम एरिया वाले सर्कल चाहिए, मतलब जितना बड़े से बड़ा रेडियस हो सके वो चाहिए। तो वैसी कैविटी सोचनी पड़ेगी, कैसे बनेंगे बेटा वैसे सर्कुलर सेक्शंस। तो एक बात बताओ, ये लेंथ आपकी बड़ी है 14 सेंटीमीटर है, अगर आप इमेजिन करो इसको ऐसे, तो क्या ये 2 स्क्वायर्स में बट गया, बोलो, ये 7 ये 7 ये 7 ये 7, सिमिलरली हर जगह 7। अब यहां पर अगर आप एक सर्कल बना दो ऐसा, और ये यहां पर आप एक सर्कल बना दो, क्योंकि सर्कल टच करने चाहिए एक दूसरे को, ये भी लिखा हुआ है। तो क्या यही वो केस होगा जहां पर मैक्सिमम एरिया वाले सर्कल्स इस रेक्टेंगल में से कट किए जा सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सारी की सारी सिमेट्रिकल केस है, इक्वल रेडिया है, तो जितना ये डायमीटर होगा उतना यही होगा। तो यहां पर बेटा इसका रेडियस 3.5, इसका भी रेडियस 3.5, बस। अब तुमको कुछ करना ही नहीं है बेटा, आंसर क्या आएगा तुम्हारा, 14 इंटू 7 माइनस ट्वाइस ऑफ πr²। खत्म, सवाल समाप्त। चलिए, in figure AB and CD are 2 diameters of a circle with center O which are perpendicular to each other, AB और CD, ठीक है। OB is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 सेंटीमीटर, then the area of the shaded region is। ये देखो सिंपल सा सवाल है, ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7। आधे सर्कल में से ये ट्राइंगल माइनस कर सकते हो बड़े प्यार से, ऊपर वाले में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर आप यहां पर ये एरियाज को कैसे लिख सकते हो, πr²/2 माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 7 इंटू 7। इस वाले सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, तुमको 7 दिया हुआ तो ये 3.5 हो जाएगा ना, तो ये हो गया तुम्हारा पाए,
r/2 का होल स्क्वायर मतलब पाई r स्क्वायर बाय 4 आएगा। बस इन दोनों को ऐड कर देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। चलो भाई, अगला सवाल है तुम लोगों के सामने, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा सवाल है। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन ऑफ विच 3 आर एक्सट्रीमली पेशेंट, अदर 6 आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट एंड रेस्ट आर एक्सट्रीमली काइंड। तो 3 6 9 तो 3 हो जाएंगे बेटा ये काइंड इंसान। इन काइंड इंसान में से गगन सर भी एक है, ऑनेस्ट भी हूं मैं वैसे तो, और पेशेंस भी है यार। यहाँ पे हैंडसम भी होना चाहिए था थोड़ा सा। A person from the group is selected at random, assuming that each person is equally likely to be selected. Find the probability of selecting a person who is extremely patient. तो बेटा देखो, extremely patient 3 है, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4। और दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली काइंड हो या तो ऑनेस्ट हो। काइंड वाले कितने हैं 3 हैं, और ऑनेस्ट वाले कितने हैं 6 हैं। और जब भी हो तो बेटा दोनों केसेस को ऐड करना, या तो ये आ जाए या तो वो आ जाए, मतलब 9 ऑप्शंस है फेवरेबल आउट ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलो अगला सवाल आप लोगों के सामने है बेटा। अब ना वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे सवाल ना अब आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को ना एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे सवाल वाटर फ्लो प्रॉब्लम जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप लोगों को आइडिया लगता है कि यार मैथ्स को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम दे ना दे, लेकिन इसके अराउंड वो केस बेस जरूर घुमा सकता है, और वो आपके सिलेबस में इंक्लूड भी हो जाएगा फिर। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, और ऐसी एक आधी प्रॉब्लम कर लो। मैं आपको सिखा देता हूं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को करना कैसे है, बहुत से बच्चों का पेन पॉइंट रहता ही है। Water is flowing through a cylindrical pipe of internal diameter 2 centimeter into a cylindrical tank of base radius this at this rate. Determine the rise in level of the water in the tank in half an hour. पढ़ते ही लग रहा है ना बड़ा भयानक सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ बेटा विजुअलाइजेशन पे बेस्ड ये सवाल है। एक ऐसा सिलेंड्रिकल पाइप इमेजिन करो पहले, जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, और ये पानी बेटा फ्लो होके जा कहां रहा है, एक सिलेंड्रिकल टैंक में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है बेटा किसके बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर। और आपको ये फ्लो क्या दिया हुआ है बेटा, फ्लो किसके बराबर है, 0.4 मीटर पर सेकेंड। और आप लोगों को बोला हुआ है ये जो सिलेंडर है जिसमें पानी कलेक्ट हो रहा है, इसका रेडियस क्या है बेटा, 40 सेंटीमीटर है। और अब बोला है कि आधे घंटे में इस बड़े वाले सिलेंडर में कितना हाइट पानी आ जाएगा वो बताना है, लेवल ऑफ वाटर बताना है। अब एक बात बताओ, आधे घंटे में ये जो पाइप है जितना पानी रिलीज करेगा उतना ही तो बेटा इस ड्रम में जाएगा, इस सिलेंड्रिकल ड्रम या फिर सिलेंड्रिकल टैंक में जाएगा। तो मतलब मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि आधे घंटे में यहां से कितना पानी निकलेगा तो सवाल खत्म। अब एक बात बताओ, इसको आराम से डिकोड करो। 0.4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 0.4 मीटर कवर करा जाएगा 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो मतलब इसके अंदर से जो पानी फ्लो हो रहा है 0.4 मीटर का, अगर मैं पानी का कॉलम ले लेता हूं तो उतना 1 सेकंड में निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं यहां से सिंपल सी मैथ्स लगाऊं, यूनिटरी मेथड लगाऊं, 6th क्लास में सिखाया जाता है बच्चों को ये। अगर मैं यहां से बोलूं कि यार 1 सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, 1 सेकंड में कितना पानी रिलीज हो रहा है, तो ये सिलेंडर है, वॉल्यूम निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगेगा। पाई रेडियस क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, यानी कि छोड़ दो आर स्क्वायर एच। अब बेटा 1 सेकंड के अंदर 0.4 मीटर लेंथ में जितना पानी होगा वही तो बाहर जाएगा ना। यही तो स्पीड आपको बता रहा है पानी का, कि 1 सेकंड के अंदर 0.4 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। मतलब इमेजिन करो 0.4 मीटर लेंथ के अंदर जो पानी होगा वो एग्जिट मार जाएगा यहां से। तो यानी कि यहां पर आपको कुछ नहीं करना था बेटा, पाई आर स्क्वायर एच की जगह आपको 0.4 रखना था बस। और ये मीटर में है, ध्यान रखना। और सारी चीजें बेटा यहां पे सेंटीमीटर में चल रही हैं, तो इसको आप क्या करो, फटाफट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा मेंसुरेशन की प्रॉब्लम्स में, यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको पता है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर का मतलब हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेकंड में इतना हो रहा है, 1 सेकंड में बेटा इसमें ना इतना पानी कलेक्ट हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या,
आधे घंटे के हिसाब से कितना पानी कलेक्ट होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये 1 सेकंड में इतना कलेक्ट हो रहा है तो आधे घंटे में कितना होगा। आधे घंटे को बेटा सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में तुम्हारे 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 30, मतलब अगर इसको मैं 60 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को वो पानी मिल जाएगा, पानी जो 30 मिनट्स में कलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब बेटा यहां पे मान लेते हैं h हाइट तक पानी इकट्ठा हुआ, तो पाए की वैल्यू क्यों नहीं डाली, अब तुमको समझ आएगा। आर स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 और हाइट जो तुमको निकालनी है, दिस विल बी इक्वल टू दैट पानी कलेक्टेड, पाए इंटू 40 इंटू 60 इंटू 30। ये लो सवाल खत्म तुम्हारा। ठीक है, सवाल तुम्हारा समाप्त। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे टाइप का सवाल मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में करा चुका हूं बेटा। हाँ, अब मैं तुम लोगों को बताता हूं यार कि मैं 4 धाकड़ जो सेशंस लाने वाला हूं वो सेशंस कैसे दिखेंगे। पहला सेशन होगा बेटा पूरे के पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, और तुम्हारे सवाल इसमें से फंसेंगे बेटा, पक्की बात है। पूरे के पूरे सिलेबस के, तुमको पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ गगन सर की ये वीडियो देख लेना, बात बन जाएगी। और तुमको पता होना चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से डायरेक्टली सवाल बेटा फंसते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन रहे हैं लास्ट 2 साल से। उसके बाद दूसरी वीडियो होगी बेटा पूरे के पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, हाई प्रायोरिटी एमसीक्यूज। अगेन यहां से डायरेक्टली तुमको सवाल देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तीसरा हाई प्रायोरिटी केस बेस्ड क्वेश्चंस पूरे के पूरे सिलेबस के, और चौथा पूरे के पूरे सिलेबस के एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुमको पता है यही तो वो 4 एरियाज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बेटा सवाल इन तीनों सेक्शंस में तुमको दिक्कत होती है और यहां से बेटा सवाल डायरेक्टली फंसते हैं। तो ये 4 वीडियोस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी क्लास 10 मैथ्स की जर्नी में। तो अगर तुम पार्ट 1 और पार्ट 2 को अप्रिशिएट करते हो बेटा, बड़ी मेहनत से कंटेंट लेकर आता हूं, ऐसा कंटेंट आपको दिखेगा नहीं। चैनल भले ही छोटा है लेकिन वही है ना यार, भीड़ में थोड़े से अच्छे इंसान खो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा सा इंस्पिरेशन चाहिए तुम्हारी साइड से। अगर तुम अप्रिशिएट करोगे बेटा तो जान डाल दूंगा पूरी की पूरी। ये वाला सवाल बेटा, ऐसा सवाल मैंने तुमको पहले कराया हुआ है, हिंट दे देता हूं, इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे। 4x² 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये माइनस ए स्क्वायर है ना, ये ऑड वन आउट लग रहा है, तो इसको साइड कर देना। 4x² प्लस 4bx प्लस बी स्क्वायर के बारे में सोचना। तुमको यहाँ पे आइडेंटिटी दिखेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सवाल खत्म हो जाएगा। अगेन बेटा सेक्शन फॉर्मूला का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, और ऐसे रेशो वाले सवाल कैसे करते हैं तुम लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा सवाल ऑलरेडी करा चुका हूं तो ये भी तुम लोग कर लोगे, है ना। देखते हैं कोई नया सवाल है क्या। चलो हाँ, ये वाला सवाल कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद वो वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, फिर पार्ट 2 में मैं बचे हुए सवाल करवाऊंगा। The probability of selecting a red ball at random from a jar that contains only red, blue and orange balls is 1/4. So probability of collecting a red ball from this jar is 1/4. The probability of selecting a blue ball at random from the jar is 1/3. Blue ball collect करने की probability है बेटा 1/3. If the jar contains 10 orange balls, okay. द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ऑरेंज बॉल्स है बेटा मेरे पास कितनी, टोटल 10। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है इन द जार। सिंपल सी बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज अगर मैं ले लेता हूं x, तो इन तीनों का सम क्या 1 के बराबर होना चाहिए? बोलो हाँ या ना। क्या इन तीनों का सम 1 के बराबर होना चाहिए? तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस x शुड बी इक्वल टू 1। 1/4 प्लस 1/3 क्या होगा? इसको तुम लोग लिखो बेटा 3/12, इसको तुम लोग लिखो 4/12, तो ये 7/12 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 7/12, यानी कि 5/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज बॉल इज दिस। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? जितनी ऑरेंज बॉल्स होंगी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे को निकालनी है, तो 5/12 विल बी इक्वल टू, ऑरेंज बॉल्स कितनी दी हुई थी? 10 ओवर y,
y मेरे को निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 10/5। तो यहां से ये गया तो 12 दुकी 24 तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी इन द जार विल बी 24। ये सवाल तुम लोग खुद करना, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेवी है, उसके अलावा आसान सवाल है। इसके बाद बेटा हम लोग पार्ट 2 में करेंगे बचे हुए सवाल। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप ये दोनों के दोनों पार्ट्स देखें, क्योंकि मैंने बताया अगर आप ये सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्लास 10th मैथ्स की गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।